किसी भी एग्जाम में जो पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी का हो या उत्तराखंड का, उसमें करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स हैं जनवरी मंथ का, वो आपको इस वीडियो में कंसोलिडेटेड करके मिलेगा। खास बात यह है कि इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है लिंक वहां से। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको 1 या 2 दिन में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स से बन सकते हैं, वो भी हम आपको वहां पे अवेलेबल करा देंगे। 20-30 या हो सकता है कुछ ज्यादा क्वेश्चंस भी इससे बन जाएं। एक खास बात ये कि आप अगर देखेंगे जनरली कोई भी पीडीएफ ऑनलाइन उठाएंगे तो आपको 50 पेज, 60 पेज, 100 पेज, 200 पेज का पीडीएफ मिलेगा। यूपीएससी के लिए वो ठीक है। यूपीएससी में भाई आपको 150 पेज का एक मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना, मैं कहता हूं कम है, और ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, या ऐसे वनडे एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो आपको एक मंथ का करंट अफेयर्स मैक्सिमम 10 पेज का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वरना वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो याद करके एक तो दिमाग में बैठेगी नहीं, दूसरा वो इंफॉर्मेशन आप वहां रिप्रोड्यूस कर नहीं पाओगे क्योंकि दिमाग में बैठी नहीं है। और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिमाग में बैठा भी ली तो दिमाग में मतलब बाकी इंफॉर्मेशन को ही क्लटर करेगी। कुछ नहीं करना है आपको, यही 8-10 पेज के पीडीएफ जो मैं यहां पे दे रहा हूं उसी से पूरी पढ़ाई करनी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनवरी का भी है, फरवरी, मार्च और बाकी सबका भी शायद आपको जरूरत पड़ जाए। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। देखो इंपॉर्टेंट डे बहुत सारे पीसीएस एग्जाम से पूछे जाते हैं, कोई भी मैगजीन उठाओगे 50 तरह के इंपॉर्टेंट डे दे देंगे। यहाँ पे हमने कुछ लिमिटेड रखे हैं और उसका रीजन भी बता दूंगा। कुछ आपको पहले से याद होंगे अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, कुछ नहीं याद होंगे तो मैं याद अभी करा दूंगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट डे है वो है प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। 9th ऑफ जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9th ऑफ जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। अब एक चीज याद करना, और ये आपका होमवर्क है, कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया कौन से ईयर में आए थे, और दूसरा आपको ये याद करना है कि प्रवासी भारतीय दिवस आखिर कब से मनाया जा रहा है। ये दो चीजें ऐड कर लोगे, आपका एक करंट अफेयर्स तैयार। इस साल की जो थीम थी वो थी डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट डे जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड हिंदी डे 2023। ये मनाया गया 10 जनवरी को, हर साल इसी दिन मनाया जाता है। ध्यान रखना नेशनल हिंदी डे कुछ अलग है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है, ठीक है। नेशनल हिंदी डे अभी अभी गया है सितंबर में, 14 सितंबर में, तो उसको इससे कंफ्यूज मत करना। इस बार की थीम थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल भी जाओगे तो चलेगा। ये याद रखना वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इस बार फिजी में ऑर्गेनाइज होगी। फिजी पैसिफिक ओशियन में आइलैंड कंट्री है और वहां पे इंडियन ओरिजिन के लोग लगभग 30-40% वहां पे रहते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल यूथ डे, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 12th। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो इस बार 160th 160वां उनका जन्मदिन था, तो हमने नेशनल यूथ डे मनाया था। उसका जो थीम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थीम किसकी याद रखनी है? प्रवासी भारतीय दिवस की। फिर भी याद करनी हो तो पीडीएफ में दी है, रट लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, नेताजी जयंती, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है, जनवरी 23 को होता है। नेताजी बोस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी और जो अभी करंटली गवर्नमेंट है उनको नेताजी बोस पे फोकस करना अच्छा लगता है, फॉर सर्टेन रीजंस, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल। तो नेताजी बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? जनवरी 23 को, रट लेना। आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे है तो एक डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी आया नहीं है एग्जाम में, फिर भी आप याद कर सकते हो। 16th ऑफ जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप पे क्योंकि फोकस किया गया है तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। इस दिन स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। 16th ऑफ जनवरी के बाद अब आ गए हम 19th ऑफ जनवरी को, जब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे मनाया जाता है। तो अगर एनडीआरएफ इस बीच में न्यूज में रहा हो जब तक आपके एग्जाम हैं तो आप इसको याद कर लेना, वरना नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। 24 जनवरी मनाया जाता है इंडिया में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल वोटर्स डे मनाता है 25 ऑफ जनवरी 2023 को, ठीक है। और जनवरी 30 2023 को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस
मार्टियर्स डे, और इस दिन ट्रिब्यूट दी जाती है सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स को। क्यों मनाया जाता है ये आप पहले से ही जानते हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। एक एक क्लू आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं कि क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट है अवार्ड्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि इस बीच मिले हैं, इंडियंस को मिले होंगे या किसी और को मिले होंगे, वो सारे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसमें पद्मा अवार्ड्स भी होंगे, इसमें कुछ और अवार्ड्स भी होंगे, तो अभी देखते हैं। 27 ओवरसीज इंडियंस को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। अब हम 27 लोगों का नाम तो याद करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन हम एक नाम जरूर याद करेंगे, इरफान अली। वो इसलिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं गुयाना के। गुयाना साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, तो इसलिए हम उसका नाम याद कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के बॉनी गैब्रियल, उनको मिस यूनिवर्स 2023 बनाया गया है, और ये कहां पे हुआ, न्यू ऑरलियंस लुजियाना में। कभी कभी आ जाता है पीसीएस एग्जाम्स में, आरओ एग्जाम्स में, वहां पे आप इसको सीधा टिक कर सकते हैं। इस नाम को रट लेना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे 2023 उत्तराखंड के लिए विशेष। उत्तर प्रदेश के लिए जो आएगा अभी बताऊंगा। उत्तराखंड का जो वहां पे झांकी थी, टैब्ल्यू था, इट वन द फर्स्ट प्राइज। और क्या दिखाया गया था उसमें, उत्तराखंड के जो पेड़ पौधे और इस तरह के जीव जंतु थे, रेनडियर, डियर, वेरियस बर्ड्स एक्सेट्रा, कहाँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क के। इसके अलावा मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग, पिकॉक, और मेन था जागेश्वर धाम जो कि मानस खंड को दिखाता था। तो ये चीज उत्तराखंड वाले जरूर याद करें, मुझे लगता है किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। यूपी को 3rd पोजीशन मिली है इसमें, और यूपी में दिखाया क्या गया था, दीपोत्सव। अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनता रहता है हर साल, वो यहाँ पे दिखाया गया था इस झांकी में, टैब्लू में। इसको मिला है 3rd। ओडिशा को एक अवार्ड मिला है इस बीच, यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। किसके लिए, जगह मिशन के लिए। इसके बारे में जरा रटने की जरूरत नहीं, जगह मिशन क्या है, 5T इनिशिएटिव क्या है, ये कुछ भी नहीं है। मोदी जी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करके कुछ 5T बना रखा है। 5 वर्ड जो टी से शुरू होते हैं, बिल्कुल मत रटना। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 5T एक बड़ा इनिशिएटिव टाइप का है उनका, उसके अंदर एक जगह मिशन है जिसको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया है, और ये कहां का है, उड़ीसा का है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, पद्म अवार्ड्स 2023। तो देखिए 3 तरह के पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें से जो पद्म विभूषण हैं वो सारे याद होने चाहिए, पद्म भूषण सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद होंगे तो चलेगा। पद्मश्री में केवल अपने स्टेट के याद करना, 80-90 लोगों को हर साल देते हैं, तो इतने लोगों का नाम तो याद हो नहीं सकता। सिर्फ अपने स्टेट के जो बहुत ही प्रसिद्ध हों उनको याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप बाकी सारा याद कर सकते हैं। तो बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर पद्म विभूषण है, सारे देखने पड़ेंगे। पोस्थुमस मिला है, इनकी डेथ हो गई थी। जाकिर हुसैन, इनको तबला वादक हैं जो महाराष्ट्र के हैं, इनको मिला है। SM कृष्णा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको मिला। दिलीप महालनोबिस मेडिसिन डॉक्टर थे, इनको मिला है। और क्या किया था इन्होंने, महालनोबिस ने बहुत इंपॉर्टेंट काम, इन्होंने ORS, जो ORS सॉल्यूशन होता है, वो दिलीप महालनोबिस ने बताया था कि भाई जब डायरिया हो तो ORS सॉल्यूशन देना चाहिए, ठीक है, ये जरूर याद रखना। श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, यूनाइटेड स्टेट्स के, इंडिया के नहीं, बाहर के हैं, पर हाँ इंडियन ओरिजिन के हैं। और यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए मुलायम सिंह यादव, पोस्थमस, सभी लोग जानते हैं कि यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे कई बार। अब बात करते हैं पद्म भूषण की, तो कर्नाटक के हैं SL भैरप्पा, उनका नाम मैंने लिख दिया, ये फेमस नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल्स लिखते हैं कन्नड़ भाषा में। कुमार मंगलम बिरला, ट्रेड इंडस्ट्री के लिए सब लोग जानते हैं, बिरला कंपनी के मालिक हैं। वाणी जयराम और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों ही सिंगर्स हैं, फेमस सिंगर्स हैं, इन्होंने हिंदी में भी गाने गाए हुए हैं, तो इनको मिले। कपिल कपूर हिस्टोरियन हैं दिल्ली में। और सुधा मूर्ति का नाम तो सब लोग जानते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सास हैं, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि इन्फोसिस के फाउंडर उनकी वाइफ हैं, और खुद भी कभी कॉपी किताबें कुछ कुछ लिखती रहती हैं, सोशल वर्क करती रहती हैं, तो उनको पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री की अगर बात करें तो राधा चरण गुप्त उत्तर प्रदेश से, दिलशाद हुसैन उत्तर प्रदेश से,
झुनझुनवाला का नाम मैंने यहाँ लिख दिया, राकेश झुनझुनवाला, क्योंकि वो फेमस व्यक्ति है, भले ही वो उत्तर प्रदेश से नहीं है। आनंद कुमार अगेन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो गणितज्ञ आनंद कुमार जो सुपर 30 चलाते हैं आईआईटी वाला, तो उनको इस बार पद्मश्री दिया गया है। अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश, उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश, तो ये नाम याद कर लेना। ऋत्विक सन्याल और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनको भी उत्तर प्रदेश में मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर आपको एग्जाम देने हैं तो ये नाम याद करके जाइएगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उत्तराखंड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो फॉर्म निकला हुआ है, उसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पोर्ट्स तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई स्पोर्ट्स से हम पूछेंगे। दूसरी चीज ये है कि स्पोर्ट्स से अगर नहीं भी लिखा हुआ हो तो करंट अफेयर्स में पूछा जाता ही है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में वो करेंगे। सूर्य कुमार यादव, ही इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, एक तो ये याद रखना कि कम नंबर ऑफ बॉल्स में उन्होंने 1500 रन बना दिए हैं। दूसरा, इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन से हराया। पता नहीं श्रीलंका से ऐसी क्या विशेष दोस्ती हो गई है कि इस बीच उनको हराने पे जुटे हुए हैं। अभी हाल में मैंने सुना कि कुछ शायद बीच में भी कोई मैच चल रहा था, उसमें भी श्रीलंका को बड़े अच्छे मार्जिन से हराया था और यहाँ भी 317 रन से हराया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये हुए हैं जनवरी 30 से फरवरी 11 के बीच में, और इसमें जो मैस्कॉट है वो चीता था, एक आशा, उसको बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम दिया था आशा, और उसको इसका मैस्कट, इसका मुखौटा बनाया गया। अच्छा, एक चीज और याद रखना जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए कहाँ थे। ये मध्य प्रदेश में हुए थे, और मैंने इसकी डिटेल कुछ भी नहीं दी। इतना समझ लो कि ये जो बच्चे हैं उनमें से टैलेंट आइडेंटिफाई करने के काम आता है, तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें खिलाया जाता है। हर साल ये यूथ गेम्स होते हैं। बीसीसीआई ने अभी अनाउंस किया है कि योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट लिए जाएंगे सिलेक्शन के लिए टीम में। ये टेस्ट होते क्या हैं, ये अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हो तो कर लेना, नहीं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दो टेस्ट यूज हो रहे हैं सिलेक्शन के लिए। आईसीसी के 2022 के अवार्ड्स स्पोर्ट्स के अंदर ही, तो इनकी बात कर लें। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको गई, बाबर आजम को। राशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी नैट स्कीवर को, इंग्लैंड की हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। इसमें इंडिया से सिर्फ 2 लोग हैं। नंबर 1 मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह। इन दोनों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। बाकी नाम एक बार को मैं कह दूं कि भाई ये दोनों याद कर लेना, गारफील्ड सोबर्स और रेशल हेहो, और उसके अलावा बाकी आप भूल भी जाओ, लेकिन बाकी चीजें मतलब जो सूर्य कुमार यादव, रेणुका सिंह, बाबर आजम, नेट स्काइवर, इनको जरूर याद रखना, बाकी चीजें आप भूल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुआ। नोवाक जोकोविच ने शानदार वापसी करी और फाइनल में जीत हासिल करी। अभी आपने देखा होगा हाल में यूएस ओपन उन्होंने दोबारा जीता है, और इस समय पे वो ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा नोवाक जोकोविच के पास में है। ध्यान देना 2022 में नोवाक को ऑस्ट्रेलिया और यूएस में घुसने भी नहीं दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगाई थी। ठीक है, तो खैर विमेन सिंगल्स में आर्यना सबालेंका, इन्होंने हराया एलेना राइबिंका को। मिक्स डबल्स मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे इंडियन जोड़ी थी जो रनर अप रही है, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की, तो इनके नाम आप ध्यान कर लेना। 2 ही चीजें याद करनी है, नोवाक जोकोविच, आर्यना सबालेंका, और बोपन्ना सानिया मिर्जा, जो हारे हैं किससे, एल स्टेफनी आर मेटोस से। ठीक, 3 चीजें ऑस्ट्रेलियन ओपन की। हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2023, इंडिया में हुआ, उड़ीसा में हुआ, और जनवरी में ही हुआ था। तो उस समय राउरकेला सुंदरगढ़ में ये एक बड़ा हॉकी स्टेडियम भी उन्होंने इनॉग्रेट किया था। इसका नाम था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज याद रखना कि इसकी ओपनिंग कहाँ हुई थी, कटक में बारावाटी स्टेडियम में, और क्लोजिंग कहाँ हुई, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। जहां जीता किसने हॉकी का वर्ल्ड कप, जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा करके। मतलब इंडिया में हुआ वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो इससे जल्दी ही बाहर हो गई थी। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस की। 2 ही आई हैं,
होने को 50 आई होंगी, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखी हैं। तो पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जापान फर्स्ट पे है, इंडिया 66 पे, अफगानिस्तान लास्ट पे। इतना ही रटना होता है इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 4th है 145 कंट्री में। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट यूएस की होगी, लास्ट किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना आपको ध्यान में करना है। अब इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। ज्यादा नहीं है, 4 छोटी छोटी न्यूज है। नंबर 1, इंडिया पहली इकोनॉमी है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जो T+1 मार्केट सेटलमेंट साइकिल में आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने आज शेयर खरीदने के लिए पैसे दिए हैं तो कल आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में वो शेयर रिफ्लेक्ट करेगा। पहले T+2 T+3 ऐसे होते थे, अभी क्या हो गया T+1। आज पैसे दिए हैं तो एक दिन बाद आपका सेटलमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये बड़ी चीज है क्योंकि इतना इजी नहीं होता, इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारे प्रोसेसेस चाहिए जो फटाफट कवर करने होते हैं। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको एक दिन में खत्म करना है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2011-12 में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी 8.7%, और जो पिछला फिस्कल ईयर है यानी 2022-23 उसमें 7%, और इस साल और धीमी हो गई 6.5%, 2023-24 में बढ़ेगी ऐसा अनुमान है, ठीक है। एक कंपनी है जीरोधा ने खोली है, जीरोधा बहुत बड़ा ब्रोकर है, गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो गया है इंडिया का। दो तरह की चीजें, दो तरह के आप कह सकते हो जनरली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जनरल अगर क्राइटेरिया देखा जाए, एक को बोलते हैं शेयर, दूसरे को बॉन्ड, होते और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बट शेयर और बॉन्ड दो मेजर बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ज्यादा पैसा रहता है। डेरिवेटिव्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें से शेयर खरीदना तो भारत में आसान है, बॉन्ड खरीदना इतना भी सरल नहीं है क्योंकि बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। तो पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कौन बन गया है, गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अच्छा, फिर गौतम अडानी के साथ में दुर्घटना हो गई थी, सबको याद ही होगा। गौतम अडानी किसी समय दुनिया के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, और फिर एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और उसके बाद में वो दूसरे तीसरे से 20वें 30वें शायद 70वें या कौन से नंबर पे पहुंच गए भी पता नहीं है। कुल मिलाकर के उनके शेयर काफी गिर गए थे, बहुत सारी कंपनियों के शेयर नीचे आ गए थे। ये याद रखना कौन से ग्रुप ने वो रिपोर्ट निकाली थी, उसका नाम था, कंपनी का नाम था हिंडनबर्ग ग्रुप। हिंडनबर्ग ग्रुप, इट्स अ शॉर्ट सेलर, ठीक है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन आईआर के कुछ सेक्शन से न्यूज देखते हैं जनवरी की। तो क्रोएशिया लेटेस्ट कंट्री जिसने यूरो को अपना लिया है, ठीक। और यूरोप का जो पासपोर्ट फ्री जोन है जिसको बोलते हैं शेंगेन एरिया, उसको भी, उसमें भी क्रोएशिया आ गया है। तो दो चीजें हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर आप आ जाते हो तो आप कई बार अपनी जो मुद्रा है, अपनी जो करेंसी है, उसको छोड़ करके यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो को अपना लेते हैं। मैंडेटरी नहीं है लेकिन कर लेते हैं कई बार। और उसके बाद से सेकंड कि आप वहां पे यूरोप के अंदर बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं। आपको जर्मनी से मान लीजिए डेनमार्क जाना है, या जर्मनी से फ्रांस जाना है, या जर्मनी से स्पेन और इटली जाना है, तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं वीजा फ्री, पासपोर्ट फ्री जोन, शेंगेन एरिया, ठीक है। क्यों, वो मार्केट इंटीग्रेशन अपना करना चाहते हैं। तो क्रोएशिया नाम का देश है ईस्टर्न यूरोप में जो कि अब इस जोन में आ चुका है, और यूरो वहां की भी करेंसी हो गई है, तो ये याद रखना। एनसीईआरटी ने रिलीज किया है पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जाएंगे तो बिहार बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, और तमिलनाडु बोर्ड के बच्चे, चारों का आप देखेंगे मार्क्स 12th में अलग अलग होगा। हो सकता है चारों की कैपेसिटी एक जैसी ही हो, चारों का ज्ञान एक जैसा हो, लेकिन मार्क्स काफी ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम ये असेसमेंट को रेगुलेट करेंगे, नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु वालों ने अपने बच्चे, मूर्ख बच्चे को भी 90% दे दिया, सीबीएसई आईसीएसई ने मूर्ख बच्चों को 90% दे दिया, यूपी बोर्ड का बेचारा अच्छा बच्चा भी 75% पाने के लिए तरस रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके आधार पे बहुत जगहों पे एडमिशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसलिए एनसीईआरटी ने परख नाम का रेगुलेटर निकाला है जो इस पे अंकुश लगाएगा। तो
परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऐसा इसका नाम है। ये मतलब PARAKH और D उन्होंने छोड़ दिया है। परख डेवलपमेंट, आपको पता ही है मोदी जी को एक्रोनिम्स से बड़ा प्रेम है, तो परख का एक्रोनिम याद रख लेना। ये याद रखना कि NCERT ने निकाला है, और पर्पस मैंने आपको बता ही दिया। केरल कैबिनेट ने एक स्कीम निकाली है कि मनरेगा वालों को भी पेंशन और मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा। ये पहली बार है। मनरेगा वालों को कोई पेंशन तो मिलती नहीं है, और न ही उनको कोई, जो आप कहो कि बीमार पड़ जाए तो इंश्योरेंस मिलता है, तो उन्होंने कहा हम दे देंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए, शायद सभी को ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जनवरी में निकाला गया, जिसमें कहा गया कि 100 साल जब भारत की आजादी को हो जाएंगे, यानी अमृत काल जब खत्म हो जाएगा 2047, तब हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हों, हमको पेट्रोल डीजल या पेट्रोलियम या कुछ भी बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो हम देखते ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, कैसे बनती है, कहाँ कहाँ प्रयोग में आती है, उससे आज तक कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। पीसीएस की तैयारी मस्त, इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। अब पहली G20 मीटिंग पुदुचेरी में हुई है 31 जनवरी को, और इंडिया के G20 शेरपा हैं अमिताभ कांत। अब ये शेरपा क्या चीज़ है, सबको पता होगा कि जब आप एवरेस्ट पे चढ़ते हैं या बड़ी बड़ी चोटियों पे चढ़ते हैं तो नेपाल के कुछ लोग आपकी हेल्प करते हैं चढ़ने के लिए, ठीक है, उनको बोलते हैं शेरपा, उनको एक्सपीरियंस होता है चढ़ने का। तो वैसे ही एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स जिनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी है और जो एक तरह से गाइड करते हैं कंट्री को, उसको बोलते हैं शेरपा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, टेक्निकल टर्म है। तो G20 में हमारे शेरपा कौन है, अमिताभ कांत, सॉरी अमिताभ बच्चन नहीं, मतलब ये सारे कानूनी काम, सारी कागजी कार्रवाई कौन कर रहे होंगे, अमिताभ कांत। नाम आपने सुना ही होगा नीति आयोग के कंटेक्स्ट में। भारत सरकार ने एक प्रपोजल दिया कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, मोटे अनाज का, जिसको नया नाम दिया गया है श्री अन्न, श्री अन्न यानी मोटा अनाज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स बनाया जाएगा। और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा है, 2023, ये आपको याद रखना है। 26 जनवरी हुई। डेज में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पता ही है, मतलब ये तो मजाक हो जाता कि मैं 26 जनवरी आपको बताऊं। तो 26 जनवरी हुई और उसमें जो गेस्ट आए वो थे अब्दुल फतह अल सीसी, इजिप्ट के। ध्यान रखना, पहली बार हुआ इजिप्ट की आर्मी का एक कंटिंजेंट भी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में मार्च कर रहा था। तो फील्ड मार्शल अल सीसी इंडिया के गेस्ट थे। बुक्स की बात करें जो इंपॉर्टेंट इस महीने में निकली हैं, तो शशि थरूर जो कि केरल के हैं और काफ़ी प्रसिद्ध राजनेता हैं, प्रसिद्ध पॉलिटिशियन हैं, विभिन्न विषयों से चर्चा में रहते हैं और कठिन अंग्रेजी बोलने के लिए जाने जाते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है अंबेडकर अ लाइफ। तो ध्यान रखना, ये इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, फलाना किताब किसने लिखी है। तो अंबेडकर अ लाइफ किताब लिखी है शशि थरूर ने। संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर हैं, उन्होंने भी किताब लिखी है, उसका नाम है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। संजीव सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिन सान्याल बोलते थे रिवॉल्यूशनरी, उनके डिसेंडेंट हैं, उनके परपोते या पोते हैं, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री भी इसमें है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सन इंपॉर्टेंट है तो बुक इंपॉर्टेंट है। जावेद अख्तर, फेमस गीतकार जो बॉलीवुड में काफी सारे गाने लिखने के लिए चर्चा में आते हैं, वो अपने आप को जादू नाम से बुलाते हैं। जावेद मतलब बोलते मेरे को जादू बुलाया करो। तो एक किताब निकली है जादू नामा, उनकी लाइफ पे किसने निकाली है, अरविंद मंडलोई ने निकाली है। तो ये आप याद कर लेंगे। अब देखते हैं कोई अपॉइंटमेंट हुए हो, डेथ एटसेट्रा मिसलेनियस बातें। तो पहला अरुणा मिलर। अरुणा मिलर पहली इंडियन अमेरिकन हैं जिनको मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। मैरीलैंड एक स्टेट है यूएसए में। ऐसा नहीं है कि इसके पहले इंडियन अमेरिकन कभी गवर्नर नहीं रहे हैं। बॉबी जिंदल पहले आदमी थे, लुजियाना के गवर्नर रहे। उसके अलावा निकी हेली भी अमेरिका में गवर्नर रही हैं। यही नहीं, वो प्रेसिडेंट की कैबिनेट में भी रही हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट निकी हेली भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में थी। लेकिन अरुणा मिलर 2023 में जनवरी में न्यूज में थी, तो मैरीलैंड में।
मोदी जी ने गंगा विलास नाम का एक क्रूज चालू किया वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक। अब कैसे जाएगा? वही नेशनल वाटरवे नंबर 1 नंबर 2 होते हुए किसे जाता होगा, ठीक है, रिवर क्रूज है। तो वाराणसी से जाएगा कहीं, उसके बाद से पता नहीं कैसे ब्रह्मपुत्र में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद खबर ये आई थी कि ये मतलब थोड़ा सा आगे जाके कहीं अटक गया था कि गंगा में पानी थोड़ा कम था, जनवरी में वैसे ही कम होता है। लेकिन गंगा विलास नाम का क्रूज था यूपी वालों के लिए स्पेशल, कि भाई वाराणसी से चला था और वो पूरा क्रूज यूपी होते हुए गया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही न्यूज में थे किसी न किसी कारण से। आपको पता होगा कि कुछ पहलवान थे जिन्होंने अनशन वगैरह किया था, प्रदर्शन किया था इनके विरोध में। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह इसलिए भी न्यूज में थे। बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन का नाम चेंज कर दिया गया, बोला मुगल नाम अच्छा नहीं है, हम इसको अमृत उद्यान बोला करेंगे। अब ये तो वही बात हो गई, शेक्सपियर ने कहा था कि भैया गुलाब का नाम तुम अगर कुछ और कर दोगे तो गुलाब की खुशबू तो नहीं कम होती। वैसे ही मुगल गार्डन का नाम तुम कुछ भी कर दो, लेकिन है तो मुगल गार्डन ही ना, क्योंकि टेक्निकली मुगल गार्डन एक विशेष प्रकार का उद्यान होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि मुगलों की तारीफ कर रहे हैं, ये बात ये है कि भैया मुगलों ने भारत में जो बाग लगाए थे, चार बाग स्टाइल के, जिसमें एक गार्डन के अंदर में चार डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे लखनऊ का चार बाग स्टेशन है तो वहां का भी चार बाग होता होगा। ताजमहल के सामने भी मुगल गार्डन है, हुमायूं के मकबरे के सामने भी मुगल गार्डन है, ऐसे बहुत सारे गार्डन है, कश्मीर में निशात बाग, ये बाग वो बाग। तो अमृत उद्यान नाम कर दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन है वो टेक्निकली मुगल गार्डन ही। चेतन शर्मा दोबारा बना दिए गए सीनियर सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट, सॉरी चेयरमैन। कहाँ? इंडियन क्रिकेट टीम में। उसके बाकी मेंबर्स के नाम यहाँ लिखे हैं, अगर आपको याद करने हो कर लीजिए, लेकिन कोई इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, चेतन शर्मा का नाम याद कर लोगे बहुत है। पुराने पोप थे बेनेडिक्ट द 16th, उनका देहांत हो गया है और वेटिकन में उनका देहांत हुआ। और एक चीज याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आया था, अगर आप यूपीएससी पीसीएस के क्वेश्चन लगातार देखते हैं 2022 के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको इनका नाम जरूर सुनाई दिया होगा। पूछा गया था कि क्या ये पिछले 600 साल में पद त्याग करने वाले पहले पोप थे, कौन सी कंट्री के रहने वाले थे। तो वो क्वेश्चन आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो वैसे ही सर्च कर लेना गूगल पे कि कौन से देश के रहने वाले थे। और ये मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 600 साल में पोप के पद से रेजिग्नेशन देने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इनके बाद में नए पोप आ गए थे जो अभी काम धाम संभाल रहे हैं। पद्मा अवॉर्डी डॉक्टर टेहमटॉन इराक उडवाडिया सर्जन थे, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट थे, और इनको भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। उनकी डेथ हो गई है, तो इतने इंपॉर्टेंट थे तो मैंने लिख दिया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस के बारे में बात करते हैं। बहुत कुछ हुआ दिसंबर जनवरी में। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो बहुत पैसा देने वाला है, $multi-billion, एक्चुअली $10 billion ओपन एआई को। अब ओपन एआई क्या चीज है? कंपनी है, उसके दो प्रोडक्ट हैं जो बहुत फेमस हैं। एक को बोलते हैं चैट जीपीटी, जो कि एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट है। आप उससे चैटिंग कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, वो आपको उत्तर दे देगा। और दूसरे को बोलते हैं डैल ई, डैल ई, ठीक है। तो डैल ई क्या करता है? आप उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, उसके हिसाब से वो कोई इमेज क्रिएट करके दे देगा, कोई फोटो नई क्रिएट करके दे देगा, ठीक। तो दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किए कि हम ओपन एआई में पैसा डालेंगे, ओपन एआई चैट जीपीटी डैल ई को और प्रमोट करेगा, और उसके बाद से फिर मतलब और पैसा कमाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट भी कंपनी ही है। चाइना की सीआरआरसी कॉरपोरेशन ने दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन, अब ऊपर देखो हमने क्या बोला था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसीलिए निकाला है क्योंकि दुनिया में ऐसी ट्रेन चल रही है। जर्मनी ने कुछ महीने पहले निकाल दी थी, फिर चाइना ने निकाल दी, फर्स्ट इन एशिया। तो अब इंडिया भी सोच रहा है हम भी यार हाइड्रोजन से कुछ निकालें। हाइड्रोजन से बसें चलानी जरूर चालू कर दी गडकरी जी ने। अब देखो ट्रेन कब आती है, या इसको लॉन्ग टर्म या आप कह सकते हैं सस्टेनेबल यूज कब इसका किया जा सकता है। कोविन प्लेटफॉर्म, जिसका यूज किया गया था ट्रैक करने के लिए कि कितना वैक्सीनेशन हुआ है, आधार से आपके कनेक्टेड था, अगर आप मैसेज डालेंगे तो आपको आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
उसको बोला गया कि अब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी यानी मिशन इंद्रधनुष उसके लिए अडेप्ट करेंगे और उसका नाम रख दिया गया है यूविन। ठीक है, यूनिवर्सल, अब जो भी होता होगा विन। ठीक, तो कोविन से यूविन बना दिया गया है ताकि सारे वैक्सीनेशन इसी से हम ट्रैक कर सकें। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पे उनकी पोस्टिंग हुई है और वो पहली महिला हैं जिनकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पे हुई है, इसके पहले नहीं होती थी। ठीक, तो पहली सियाचिन ग्लेशियर पे जाने वाली महिला हैं शिवा चौहान। K9 वज्र नाम के हॉविट्जर्स हैं यानी तोपे हैं जो कौन बनाता है, लार्सन एंड टार्बो। अब वो हम इंडिया में यूज करते हैं लेकिन अल्टीमेटली ये हानहा डिफेंस वहां से आया है, बनाता है लार्सन टर्बो, इंडियन आर्मी इसको यूज कर रही है। जापान और इंडिया की एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्जियन, इसको आप याद रखिएगा। वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, नेवल मतलब जो जल सेना है, ठीक है, उनकी जो आपस में एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस की, उसका नाम है वरुणा। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, मोहाली पंजाब में स्टैब्लिश किया गया है। और स्टारलिंक, कई बार इसका नाम आप सुनेंगे, तो ये स्पेस एक्स नाम की कंपनी है इलॉन मस्क की। उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं आपको सैटेलाइट से इंटरनेट एक्सेस करने को देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टारलिंक। स्टारलिंक मतलब वो सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है, कह रहे हैं कि 12,000 सैटेलाइट भेजेंगे वो स्पेस में और उसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। बहुत जगहों पे चालू हो चुका है और सैकड़ों सैटेलाइट्स इसकी जा चुकी हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, और वो हर महीने सैटेलाइट्स लॉन्च कर ही रहे हैं। कब तक, देखिए 12,000 पूरे होते हैं। चैट जीपीटी और बार्ड के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में हमने पहले ही कर लिया कि चैट जीपीटी क्या है, एक आप कह सकते हैं कि ओपन एआई का चैटबॉट है जो एआई इनेबल्ड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। गूगल का ऐसा ही चैटबॉट, उसको बोलते हैं बार्ड, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, जाएंगे bard.google.com पे मिल जाएगा। और अब फेसबुक जिसको मेटा नाम से कहते हैं, वो भी लामा नाम से निकाल रही है, LLAMA, लामा नाम से। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं। IBM का वाटसन है, ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का बार्ड है, लामा किसका है, मेटा का है। तो अलग अलग कंपनियां अपने अपने निकाल रही हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करें, साउथ अफ्रीका ने 100 चीतों को इंडिया को ट्रांसफर करने की एक डील कर ली है। अब इंडिया उन्हें कुछ दे रहा होगा, वो हमें कुछ दे रहे हैं। सबसे पहले चीते कहां से आए थे, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका के पास ही एक देश है। और कहां पर रिप्लेस किए गए थे, मध्य प्रदेश में कूनो नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कूनो सेंचुरी में। और अब तक तो ये खबरें आ चुकी हैं कि जो 23 चीते आए थे उसके बाद से उनमें से कुछ बढ़ गए, लेकिन 8-10 की डेथ भी हो गई, तो ये भी आजकल चल रहा है। दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, कुछ नया नहीं है, जानने योग्य है ही, इंडिया में सबसे पोल्यूटेड सिटी दिल्ली। PM 2.5 लेवल्स ज़्यादा हैं, PM 10 लेवल्स ज़्यादा हैं। और जब आप PM 2.5 PM 10 देखेंगे तो एक काम और करना, इन्वायरमेंट में ये देख लेना कि NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज़ है, सफर ऐप SAFAR ऐप क्या चीज़ है, इतना देखोगे ये काम आपका खत्म। मतलब इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं वो आपको याद कर लेनी है। स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो नरेंद्र मोदी ने कुछ अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड्स को रीनेम किया है, किसके नाम पे, उनको जिनको परमवीर चक्र मिला है। अब इसमें आपको केवल अपने स्टेट के लोगों के नाम पे जो जो आइलैंड्स हुए हैं उतने ही रटने हैं। 21 ना आप रट सकते हो, ना आपको रटने हैं, एग्जाम में पूछेगा। मान लीजिए उत्तराखंड के कुछ लोग हैं, यूपी के कुछ लोग हैं, तो या बिहार के, या जिस भी स्टेट के आप हैं, वहां के कुछ लोगों के नाम आपको रट लेने, उससे ज्यादा नहीं रटना है। उत्तराखंड गवर्नमेंट में एक रेवेन्यू पुलिस सिस्टम था, वो हटाने की बात हो रही है कि उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम क्या था क्या नहीं था, ये उत्तराखंड सेक्शन में मैंने पढ़ाया भी है और आपको पता भी होगा उत्तराखंड की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो हटाने की बात हुई है, हटाया नहीं है, अभी हटा नहीं है, हटाने की बात हुई है। 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उत्तराखंड में, वो बिल साइन कर दिया था, तो हमने ऐसे ही लिख दिया कि भाई दोबारा आ चुका है। लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में क्या लगा रही है, ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंडिया का पहला।
अब क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है, रुद्रपुर में लग रहा है, इतना ध्यान में रखना। और लास्ट, जो आज का लास्ट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, कि डॉपलर रडार सुरकंडा जी में, यानी सुरकंडा यहाँ पे है गढ़वाल में, उसमें लगाया जा रहा है। 100 किलोमीटर की उसकी रेंज होगी। क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम। कहीं बादल फट रहा है, कहीं तेज बारिश होगी तो आपको वार्निंग पहले मिल जाएगी, और आपको, ये जनवरी में लग गया था, तो आपको मैसेज आने लगे होंगे अपने फोन पे। एक चीज और बता दूं, उत्तराखंड में 2 रडार पहले ही लग चुके हैं जो आपको पता होंगे। नंबर 1 मुक्तेश्वर में जो नैनीताल जिले में है, और दूसरा लैंसडाउन में भी लग चुका है। ठीक है, तो आज इतना ही। अब फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ में दोबारा आपसे कभी मुलाकात हो सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना ये यूजफुल लगा और क्या इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू।